चलो अब देखते हैं हम लोग संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, तो प्रस्तावना में मैंने आपको क्या बताया था कि ये 4 मुख्य चीजें बताता है। हम लोग कल यहाँ तक किए थे ना। पहला क्या बताता है कि स्रोत क्या है, स्रोत कौन है, हम हैं। ठीक है ना, जब भारत के लोग। उसके बाद क्या था, तिथि। ठीक है ना, तिथि क्या दिया था, 26 नवंबर 1949। उसके बाद क्या बताया था, राज्य का स्वरूप। ठीक है, तो प्रस्तावना क्या बताता है, राज्य का स्वरूप। वहां तक पढ़े थे प्रस्तावना को भी, स्रोत तक पढ़े थे ना, जहां तक मैं बोला था, पढ़ के आए हो ना। हाँ, तो उसमें देखो हम लोग क्या देख रहे हैं, स्वरूप। स्वरूप किसका स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप। तो भारत एक राष्ट्र है, उसका स्वरूप कैसा होगा, उसको एक एक करके हम लोग यहां पर समझेंगे। तो पहला स्वरूप जो बताया गया वो क्या बताया है, संप्रभुत्व। ठीक है ना, संप्रभुत्व। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सुवेरन या सुवेरनिटी। ठीक है, तो संप्रभुत्ता का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा समझेंगे। संप्रभुत्ता शब्द यहां पर यह बोल रहा है कि भारत किसी भी अन्य राज्य का क्या नहीं है, डोमिनियन नहीं है। जैसे पहले डोमिनियन था, ठीक है, तो किसी भी राज्य का डोमिनियन नहीं है, वो किसी का गुलाम नहीं है। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में वह अपने निर्णय स्वयं लेगा। वह अपने निर्णय किसी के भी हस्तक्षेप से नहीं लेगा और भारत को निर्णय लेने पर कोई हस्तक्षेपित नहीं कर सकता। वह किसी भी तरीके का कानून, किसी भी तरीके के विदेशी रिश्ते अपने अनुसार बनाएगा। उसको सही नहीं लगता तो वो उस रिश्ते को नहीं बनाएगा। दूसरी बात, अगर भारत, जैसे कि क्या होगा, तो इसमें यह शब्द उठता है कि भारत तो संप्रभुत्व राष्ट्र होने के कारण जो चाहेगा वो अपने हिसाब से करेगा, कोई किसी के ऊपर नहीं है, वो अपने कानून के हिसाब से चलेगा सब कुछ। पर फिर भी भारत क्या होता है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय क्या है आपके संगठन है, जैसे कि क्या है, यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, जैसे कि क्या है आपका कॉमनवेल्थ, इसका सदस्य है। तो क्या इसका सदस्य होना भारत की संप्रभुत्ता पे खतरा है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन बोलेगा कि भारत को ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या इस रूप में हम संप्रभुत्व, हाँ हम उस रूप में भी संप्रभुत्व हैं। कैसे, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का सदस्यता हमने खुद चुना है, हम चाहे तो उसके बाहर आ जाए। तो अगर हम किसी इंटरनेशनल ट्रीटी को मान रहे हैं या अंतर्राष्ट्रीय संबंध बना रहे हैं किसी से, तो वो हमने निर्णय लिया कि हमको बनना है और हम निर्णय लिया इसलिए हम उसकी शर्तों को मान रहे हैं, हम चाहे तो उसमें ना रहे, किसने रोका है। तो ये सारे के सारे पहलुओं पे अपने आंतरिक और अपने बाहर माध्यम दोनों के लिए ही हम क्या हैं, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हैं और इसीलिए हम क्या हैं, एक संप्रभुत्व राज्य है। संप्रभुत्व के बाद अगला शब्द क्या बोलता है, भारत कैसा है, भारत का संविधान क्या बोलता है, भारत क्या है, हाँ समाजवाद है। क्या होता है समाजवाद, कि भारत जो है वो किसी भी, मतलब जो भारत की जो राज्य है, राज्य कैसी होगी, जनहितकारी राज्य होगी। समाजवाद का अर्थ क्या होता है कि मीन ऑफ प्रोडक्शन किसके हाथ में होता है, जन के हाथ में होता है। ठीक है, पर वो क्या होता है, वो थोड़ा सा अलग तरह का समाजवाद था। वो किस तरह का समाजवाद था, स्टेटलेस सोशलिज्म बताया था। राज्य विहीन समाजवाद किसने दिया था, कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, उसी चीज को गांधी जी भी मान रहे थे ग्राम स्वराज के लिए। पर उसके बाद क्या आया कि जो साम्राज्यवाद है, ये समाजवाद है, इसको कई तरीके से दिखता है। एक होता है आपका राज्य विहीन समाजवाद, फिर एक क्या होता है आपका राज्य के साथ वाला स्टेट सोशलिज्म बोलते हैं जिसको, कि राज्य होता है और समाजवाद है। ठीक है ना, तो राज्य पोषित समाजवाद जैसे कि भारत में है। भारत का समाजवाद कैसा है कि स्टेट भी है पर हमारा जो राज्य है वो क्या करेगा, जनहित में काम करेगा और जन के उत्थान के लिए कार्यरत होगा और वो क्या होगा, एक वेलफेयर स्टेट होगा। और ऐसी अवधारणाओं को कहां प्रस्तुत किया गया है हमारे संविधान में, डीपीएसपी में, अनुच्छेद 39 के बी और सी में। बताया था चीज पहले, समाजवाद बहुत पहले भी पढ़े थे ना अपन। हाँ, उसका अगला क्या आ रहा है आपका, पंथ निरपेक्ष। भारत कैसा एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। पंथ निरपेक्ष राज्य मतलब आपका क्या है, एक सेक्युलर स्टेट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं, उसके बाद फिर बुक में आप जाकर रीड करोगे, समझो इसको अच्छे से। ठीक है, तो हम क्या है, हमारे पास ये बोला जा रहा है कि हमारा एक पंथ निरपेक्ष है। तो एक राज्य, देखो दो चीजें होती है, एक तरफ एक राज्य होता है और एक तरफ क्या है, धर्म, धर्म या पंथ। ठीक है, तो यहां पर दो प्रकार की पंथ निरपेक्षता होती है। एक को बोलते हैं वेस्टर्न सेकुलरिज्म, एक होता है इंडियन सेकुलरिज्म। एक भारतीय पंथ निरपेक्षता, एक क्या है पाश्चात्य पंथ निरपेक्षता। समझते हैं दोनों में अंतर क्या है। तो एक तरफ आपका क्या है भारतीय पंथ निरपेक्षता और एक तरफ क्या है पाश्चात्य, वेस्टर्न। ठीक है, वेस्टर्न में देखो क्या होता है, यहां पर क्या बोलते हैं, यहाँ के कुछ समझते कि राज्य जो है वो धर्म से अलग होगा, पहला। ठीक है, दूसरा राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होता। तीसरा,
राज्य किसी धर्म के होने को स्वीकृति नहीं देता है, किसी भी धर्म को स्वीकृति नहीं देता है। वहां पर भले ही धर्म हो रहे होंगे पर राज्य नहीं मानेगा कि उसके यहाँ पर धर्म होगा। अब राज्य अपने धर्म को मान लेना, मतलब जैसे आपके यहाँ पर एग्जाम का फॉर्म आता है उसमें लिखा था रिलीजन, आप लिखते हो हिंदू मुस्लिम जो भी है, पर वहां पर अगर आप फॉर्म भर रहे होगे तो वहां पर उसमें लिखा नहीं होगा, भले कि वहां पर वो धर्म है, क्रिश्चियन लोग रह रहे होंगे, पर राज्य स्वीकृति नहीं देता कि वो मान रहा है कि है, वो अपना अपना उनका एग्जिस्टेंस है। तो इससे राज्य और धर्म बिल्कुल अलग होते हैं। राज्य का धर्म में कोई भी, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है। तीसरी चीज क्या है आपका कि राज्य जो है वो धर्म को स्वीकृति नहीं देता है, ठीक है ना, राज्य जो है वो धर्म या पंथ को स्वीकारता नहीं है, वो उसकी स्वीकृति नहीं करता है, ठीक है। तो राज्य और धर्म में क्या होता है, बिल्कुल बहुत दूरी होती है, बिल्कुल दूरी होती है। ना तो राज्य धर्म के हस्तक्षेप करेगा, ना धर्म को राज्य में किसी भी रूप में हस्तक्षेप करने का क्या होगा, अधिकार होगा। इसको बोलते हैं पाश्चात्य धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता, जिसको क्या बनाता है, नेगेटिव सेकुलरिज्म बोलते हैं। अब नेगेटिव हम तो बोलेंगे, हमारा वाले भी पॉजिटिव बताएंगे, सिंपल सी बात है ना। ये नेगेटिव बोलते हैं मतलब ये नहीं कह रहे ये लोग तो गंदे हैं, नहीं, वो हम बता रहे हैं तो हम तो अपने पॉजिटिव बताएंगे, थोड़ी लिख देंगे हमारा नेगेटिव उसका पॉजिटिव है, लिख देंगे क्या, नहीं लिखेंगे ना, तो इसलिए उसको नेगेटिव बोल दिया गया। अब दूसरा तरफ क्या है, हमारी भारतीय धर्मनिरपेक्षता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में देखो क्या होता है, पहला तो यही है कि राज्य जो है एवं धर्म या पंथ ये अलग अलग होते हैं, सेम उसी की तरह क्या होते हैं, ये दोनों का अलग अलग अवस्थिति होता है, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर क्या लिखा है, राज्य का कोई धर्म नहीं होता, तो हमारे यहां पर भी अपने स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, ऐसा नहीं कि इंडिया का कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन है, राज्य का कोई धर्म नहीं होता, पर राज्य धर्मों को स्वीकृति देती है, उसको रिकॉग्निशन देती है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है। तो पहली बात क्या है कि राज्य का अपना कोई धर्म तो नहीं है, राज्य का कोई धर्म है क्या, जसपंथ है, नहीं है, पर राज्य क्या करती है, धर्मों को या पंथों को स्वीकृति देती है। क्लियर है, ये एक चीज है। दूसरी बात यह है कि राज्य जो होगा कि किसी भी धर्म विशेष को विशेष महत्व नहीं दे सकती, ठीक है, और राज्य जो है किसी भी धर्म को विशेष संरक्षण नहीं देगी, अपितु राज्य किसी भी देश को विशेष संरक्षण या संरक्षण नहीं देगी, अपितु सभी धर्मों को समान संरक्षण देगी। भारत में क्या होता है, यहां पर क्या है कि जो राज्य है वो किसी भी धर्म को किसी भी तरीके का संरक्षण नहीं देगी। हमारे यहां पर क्या है कि राज्य किसी धर्म को विशेष संरक्षण नहीं दे सकती, बल्कि सभी धर्म को समान संरक्षण प्रदान करेगी। तो राज्य धर्म को संरक्षण प्रदान करती है, समझ रहे हैं। तो हमारे यहां पर क्या करें कि धर्म है तो उसको मान रहे कि धर्म होता है, और किसी भी धर्म को विशेष संरक्षण नहीं देंगे, सभी धर्म को समान संरक्षण देंगे, ये भी माना जा रहा है। समझ रहा है हम उसमें अंतर क्या है। तो ये जो है ये क्या है आपका भारतीय पंथ निरपेक्षता है, और ये क्या है आपका पाश्चात्य पंथ निरपेक्षता है। तो हमारे यहां पर सिंपल सी बात क्या है कि राज्य का कोई धर्म है क्या, नहीं है। क्या धर्म राज्य के अंदर होते हैं, हाँ होते हैं। क्या सरकार उस धर्म को स्वीकृति देती है, हाँ देती है। क्या सरकार या राज्य जो है राज्य धर्म को संरक्षित करती है, तो हाँ करती है, पर सभी धर्मों को एक समान संरक्षण देती है, किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करती है। क्लियर है। तो ये चार क्षेत्रों को यहां पर ध्यान रखना है। इनके में क्या है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता, राज्य और धर्म अलग अलग होते हैं, राज्य धर्म को स्वीकृति नहीं देता और राज्य धर्म को किसी भी तरीके का संरक्षण प्रदान नहीं करता है। समझ आ रहा है। और भारत में इसी चीज को वो करने के लिए संविधान में बहुत सारे क्या किए गए, उपबंध किए गए हैं, ठीक है। जो संविधान के हम लोग अनुच्छेद 15 पढ़ेंगे या 16 पढ़ेंगे, तो अनुच्छेद 15 और 16 में दोनों ही रूप में क्या होता है, वहां बोला गया कि किसी भी व्यक्ति विशेष को कुछ वो बताए गए हैं उपबंध, उसके आधार पे क्या नहीं कह सकता, उनमें असमानताएं नहीं कर सकती, भेदभाव नहीं कह सकता। और उसमें क्या क्या आपका, जैसे कि एक है पंथ या धर्म, तो धर्म के आधार पे हम क्या नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। 15 बोल रहा है। 16 यही बोल रहा है कि किसी को सरकारी नौकरी देना है, ये सब देना, तो उसमें भी धर्म के नाम पे नौकरी या अलग व्यवसाय के रूप में भी वहां पर भी हम उसके बीच में क्या नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक पंथ निरपेक्ष को पूर्ण करने के लिए कि धर्म की स्वतंत्रता है, वहां पर धर्म की स्वतंत्रता दिया गया है, क्या एक संविधान में क्या बनाकर लोग कह सकते हैं मौलिक अधिकार। तो धर्म की स्वतंत्रता 25 से लेकर 28 तक क्या है, एक मौलिक अधिकार है। तो संविधान ने सारी चीजों को सुनिश्चित किया है अपने अलग अलग उपबंधों से, ठीक है। तो ये जो स्वतंत्र निरपेक्षता है सब कहां कहां पर अंकित है, मौलिक अधिकारों के रूपों में है। यही कहां पर दिख रहा है हमको, प्रस्तावना में दिख रहा है। तो इस तरीके से क्या किया कि हमने अपने धर्म को उस रूप में रखा है कि
कि वो रहेगा और उसके साथ हम भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे, हमारा यानी कि राज्य का भी एग्जिस्टेंस होगा। क्लियर है? ये 4 बिंदुओं को लिख लिए कॉपी में कि नहीं लिखे हो? हाँ, इसको लिख लो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही कॉन्सेप्ट है जो बोर्ड में जो पढ़ाता था उसको लिखना है, ये भी तो बोला हूँ साथ में। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष में यहाँ पर क्या लिखे थे हम लोग? यहाँ पर भारतीय, यहाँ पर पाश्चात्य। भारतीय में क्या क्या लिखे हैं पढ़ लिख लो। राज्य एवं धर्म की अलग अलग अवस्थिति होती है या अलग अलग अवस्थित होते हैं। राज्य एवं धर्म की अलग अलग अवस्थिति होती है। दूसरा क्या बोल रहा है देखो, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, राज्य की अपनी कोई धर्म नहीं होती। तो पंथ निरपेक्ष के बाद अगला शब्द क्या है? गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो लोकतंत्र भी पहले समझा दिया है और गणराज्य भी आपको समझा चुका हूं, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अपन लोकतंत्र को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूं वैसे मैं, लोकतंत्र की परिभाषा बताया था, ये तो कर चुके हैं ना। ऐसी सिंपल सा बात करते हैं, क्या होता है लोकतंत्र? लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, और लोगों का या लोगों की। तो सरकार कैसे होगी? कुछ इस तरीके से होती है। और इसके लिए मुख्य रूप से क्या होता है कि हमको सभी को खुद को चुने जाने का अधिकार होता है। दूसरा, चुनने का अधिकार होता है, मतलब इलेक्शन होगा प्रॉपर, तभी तो लोकतंत्र स्थापित होगी। और कोई तरीका सकता है क्या? और हमारे लोकतंत्र को बढ़ाने के लिए क्या दिया गया है? सभी को मताधिकार दिया गया है। ठीक है, 2 प्रकार के लोकतंत्र होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। बताया था क्या? ठीक है, एक होते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि लोग जो होते हैं वह स्वयं ही कानून में निर्माण में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि लोगों के जो प्रतिनिधित्व होते हैं वो कानून निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है ना, तो कानून निर्माण अप्रत्यक्ष में कौन करते हैं? लोगों के प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां पर लोगों के जो प्रतिनिधित्व होते हैं वो क्या करते हैं? कानून निर्माण में कार्य करते हैं। प्रत्यक्ष में क्या होता है? लोग स्वयं सक्रिय भूमिका निभाते हैं, लोगों की सक्रिय भूमिका होती है। ठीक है, लोग अपनी एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं और वह खुद भी कानून निर्माण का हिस्सा बनते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि ये अप्रत्यक्ष में तो नॉर्मल सी चीजें चल रही जो हम जो भारत में देखते हैं। तो भारत में क्या आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कुछ क्या है? उपकरण है। ठीक है, जिसको बोलते हैं टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कुछ उपकरण हैं, जैसे कि उसमें क्या होता है? एक होता है वापस बुलाना। ठीक है, रिकॉल, कि कोई व्यक्ति अगर सही से कार्य नहीं कर रहा है जिसको उन लोगों ने अपना प्रतिनिधित्व बनाया है, तो उनको यह शक्ति दी जाती है कि वो उसको वापस भी बुलवा सकते हैं। ठीक है ना, हस्ताक्षर करके कि बोलेंगे कि इस आदमी को यहाँ से हटा दो। ऐसा तो हमारे पंचायती व्यवस्था में किया गया है, पर ऐसे कई देश हैं जहां पर इसको डायरेक्टली ऐसा होता है। इसके बाद इसी का एक वो क्या होता है? जनमत। क्या होता है? जनमत। जनमत में क्या होता है कि किसी एक विशेष विषय पर या मुद्दे पर जब सरकार खुद निर्णय लेने में असक्षम होती है तो वही मुद्दों को वो क्या करती है? जनों के सामने रखकर जनता से एक मत कराकर कि वो क्या चाहते हैं, उसके आधार पर उस निर्णय को लिया जाता है। और ये खासकर कहां पर होता है? जब जमीनी विवाद हो। अभी अंतिम जो ऐसा इसका इस्तेमाल किया गया प्रॉपर तरीके से होता है ब्रेक्जिट। ब्रिटेन को उससे हटाना था तो वहां पर लोगों से क्या किया? मत मांगा गया और ज्यादा से ज्यादा लोग बोले कि हमको हटना है, तो ब्रेक्जिट कर दिया गया। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? ब्रेक्जिट। ठीक है, ब्रेक्जिट नहीं, अपना जनमत करते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया आपका वापस बुलाना, एक हो गया जनमत। ठीक है, जनमत का एक होता है इनिशिएटिव, पहल। इनिशिएटिव मतलब होता है पहल। और एक और क्या दिया है? रेफरेंडम। ठीक है, अब रेफरेंडम लिख दिया हूं। परीक्षा, परिपरीक्षा। ठीक है, रेफरेंडम थोड़ा समझो। ठीक है, तो वापस बुलाने में तो क्या हो रहा है कि उस आदमी को बुला लेते हैं। जनमत में क्या हो रहा है? किसी एक विशेष मुद्दे में जनमत कराकर उसको देखा जाता है। तो ये क्या होते हैं? जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसके 4 उपकरण है। कौन कौन से हैं? रिकॉल, रेफरेंडम, प्लेबिसाइट और उसके बाद इनिशिएटिव। इंग्लिश में इसको 4 नाम दिया गया है। इसको बोलते हैं रिकॉल, इसको बोलते हैं प्लेबिसाइट,
इसको बोलते हैं इनिशिएटिव और इसको बोलते हैं रेफरेंडम। समझ आ गया? क्लियर है? तो ये चार होते हैं, पर भारत में तो आपका क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। बस जो रिकॉल की व्यवस्था है वो कहीं कहीं पर दी गई है, और कहां कहां पर दी गई है, खासकर पंचायती स्तर। और बाकी चीज क्यों नहीं दी गई है? क्योंकि इतनी बड़ी हमारी जनसमूह है, इतना ज्यादा जनसंख्या है ना, उतने ज्यादा जनसंख्या में कहां से करवा लोगे प्लेबिसाइट किसी मुद्दे पे? फिर तो हालत खराब हो जाएगी, कोई मुद्दे पे हम डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे। निर्णय होगा जितना छोटा समूह होगा उतने से। तो ऐसे राज्य जहां पर जनसंख्या बहुत कम है वहां पर इसको लगाया गया। खासकर कहां पर दिखता है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड, ये चारों का इस्तेमाल करते हैं उन लोग, क्योंकि वहां की जनसंख्या बहुत कम है। अब हमारा इतना ज्यादा जनसंख्या है, ठीक है, हमारे यहाँ तो फिर कोई कानून पारित ही नहीं होता। एक मत में इतने लोग को ला पाना बहुत मुश्किल है। मोदी है तो मुमकिन है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या आता है आपका चौथा, सॉरी लास्ट, गणराज्य। गणराज्य तो मैंने आपको बताया था। गणराज्य का अर्थ क्या होता है कि सरकार या कि बोल सकते हैं देश में क्या होते हैं, जब दो मुखिया होते हैं, है ना, उसको जैसे दो मुखिया हैं तो हमारे यहाँ पर क्या है, जैसे कि राष्ट्रपति और ब्रिटेन में हम लोग देखे थे मोनार्क और प्रधानमंत्री, उनका क्या था, मोनार्कियल रिपब्लिक था, हम लोग कैसे थे, लोकतांत्रिक थे, क्योंकि हमारे जो दोनों हैं वो चुनकर ही आते हैं, ठीक है। इसका एक और अर्थ क्या होता है कि सभी सरकारी जो कार्यालय हैं वो 24/7 हर व्यक्ति के लिए खुले रहेंगे और सभी को उसमें जाने का अधिकार दिया जाएगा। ये बताया था, ये बताया था ना कि सभी सरकारी कार्यालय 24 घंटे खुले रहेंगे। तो क्या खुले रहते हैं? तो खुले रहते हैं, हाँ। कैसे? कि जब आप शाम को 5 बजे जाते हो तो क्या बताता है कि अभी हम बंद हैं। आप ऐसा नहीं कि सरकारी कार्यालय गए किसी पूछोगे वहां पर कि यार बंद है कि खुला है, वहां पर बोर्ड में लिखा रहेगा कि ऑफिस कल सुबह 8 बजे खुलेगा। तो जानकारी कौन दिया? ऑफिस ही दी। तो जो सरकार की उस ऑफिस के जो जानकारी चाहिए वो ऑफिस खुद ही दे देगी, सिंपल सी बात है, वहां लिखा रहता है। इसलिए तो वो भी क्या है कि 24/7 आपकी सेवा में है। भले कि आप रात को 9 बजे सेवा के लिए गया हो, बोल रहे हैं मैं बंद हूँ, सुबह आना। जानकारी दिया ना उसने, मना किया कि किसी ने? उसने ये थोड़ी मना किया कि भाई नहीं तुम्हारा काम नहीं होगा, सुबह आना बोल तो रहा है वो भी। हाँ, इसका एक अर्थ ये भी होता है। और दूसरा अर्थ ये है कि वो जो अधिकारी जो भी होगा, चाहे कलेक्टर हो चाहे प्रधानमंत्री हो, हर किसी के ऑफिस में आप जा सकते हो, परमिशन लेके जाना है, बस बात ये अलग है। और क्या, छोटा अधिकारी होगा सीधा घुस गया उसके ऑफिस में, बड़ा अधिकारी तो उसके ऑफिस में जाने से किसी ने नहीं रोका है, परमिशन लेके आप जा सकते हो। आपके मुद्दे जेन्युइन है, आपने सही में लिखा है, तो वहां पर भेजो, वो मिलेगा आपसे। ऐसे कैसे नहीं मिलेगा? कलेक्टर है तो क्या हुआ, वेट कराएगा बाहर, बस कलेक्टर है, ये हो सकता है, पर वो मिलेगा आपसे, उसको मिलना पड़ेगा, वो इसीलिए बैठाया गया है। समझ आ रहा है? तो उसका ये क्या होता है, आपका गणराज्य की परिभाषा। ओके, गणराज्य के बाद आप क्या आएंगे, ये तो था देश का स्वरूप। स्वरूप के बाद आते हैं अब देश का, या बोल सकते हैं संविधान के उद्देश्य का क्या क्या है, संविधान का उद्देश्य क्या क्या है। चलिए, उद्देश्य में सबसे पहले क्या है, बताओ फटाक से। न्याय। तो भारत का संविधान न्याय की अवधारणा को कैसे प्रस्तुत करता है ये देखते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पर न्याय की अवधारणा को 3 रूपों में प्रस्तुत की गई है। किस किस रूपों में? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। तो 3 तरह का न्याय स्पष्ट करने की जरूरी है। उसमें से एक है आपका सामाजिक न्याय, एक है आपका आर्थिक न्याय, और एक क्या है, राजनीतिक न्याय, ठीक है। तो ये 3 तरह के न्याय की बात करता है कौन, हमारा भारत का संविधान। जिसमें पहली बात करते हैं सामाजिक न्याय। देखो, अब अल्टीमेटली क्या है कि अगर आपको सामाजिक न्याय की अवधारणा, पहले सुन लो अच्छे से, कि अगर सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा तो आपका किसी भी तरीके का विकास नहीं हो पाएगा। पहली बात तो सब सिंपल सी बात है। अगर आप समाज में हो और समाज ने आपको ये कर दिया कि इस आदमी को समाज से बहिष्कृत कर देते हैं, उससे मिलने जुलने का ही आपको अधिकार नहीं है, तो क्या कभी आप समाज में रह पाओगे? क्या कभी आप उस जगह में रहकर कोई कार्य कर पाओगे? तो आपकी सामाजिक स्थिति जो है वो चीजों पे आपका एक अधिकार सुनिश्चित होना चाहिए। समझ रहा है? जब तक वो नहीं होगा तब तक आप कुछ और कार्य कर ही नहीं पाओगे। जैसे छोटे होते हैं, बचपन में सबसे पहले आपको समाजीकरण चालू होता है, सिखाते हैं ये चाचा है, मामा है, बुआ है, बेटा, इसको पीटना है, इसको नहीं पीटना है। समझ रहा है? छोटे बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले इससे क्या होता है कि समाजीकरण, और छोटे से क्या सबके लिए जरूरी है। और एक व्यक्ति का अधिकार हनन किया, सपोज अगर किसी ने क्राइम कर दिया, वो क्या क्रिमिनल है, तो उसका क्या करते हैं, उसका समाजीकरण खत्म कर दिए। इसलिए जेल में रखना क्या है, एक सजा है।
नहीं तो काहे का सजा है? फिर तो अच्छा है कि इधर एसिड फेंको, जाके बैठे रहो जेल में, 1 महीना आराम करो। पर ऐसा नहीं है ना। जेल जाने से डर लगता है? नहीं लगता। क्या करेगा बता? एक कोठरी में बंद कर देंगे तो 3 महीने तक, तो क्या करेगा? पागल हो जाएगा। बहुत मुश्किल से तो अपने आप को संभाल पाएगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन मजा आएगा, चौथे 5वें दिन से तो बोलेगा कि कितना ही सोऊं और क्या ही करूं। और उससे भी बड़ा सामाजिक, और फिर उसका होता है काल कोठरी, अंधेरा में बंद कर देते हैं। अंधेरा में तो और आदमी कैसा सोचता होगा, सोचो तो। लाइट तो कम से कम दीवार वाल देख भी लेगा। कई लोग को तो अंधेरे में बंद करते हैं काल कोठरी में, 7 साल तक काल कोठरी में रख दिए। कैसे जीता होगा? समझो कि सजा कितनी बड़ी चीज है। आप कभी इसको उस नजर से देखे ही नहीं कि जेल जाना का अर्थ क्या है। जेल जाने का अर्थ यह नहीं कि बस अपने क्राइम की और जेल जा रहे हैं, वहां मजा कर रहे हैं, नहीं। आप रोज घर में सुबह उठते हो, उठ के आप निकलते हो, घूमते हो, खाते हो, पीते हो, फिर घर चले जाते हो, आराम सोते हो। तो आपको लगता है कि यार घर कब जाऊंगा, मेरे कमरे में बैठने में अच्छा लगता है। पर एक तो कमरे में मैं आपको बैठा दूं ना 1 साल और निकलने नहीं दूं, तो क्या होगा? पागल हो जाओगे। हाँ, और अब मोबाइल फोन छीन ले तो, बेड हटा दूं तो, कॉपी बुक हटा दिया आपका, बेड हटा दिया, सब हटा दिए, अब वो कमरे में केवल दीवार है और आप हो, और नीचे सो रहे हो बोरा बिछा के। वो जीवन नहीं जी सकता इंसान। तो बहुत बड़ी चीज होती है जेल के अंदर बंद हो जाना, बहुत बड़ी चीज है। लोगों को लगता है कि नहीं जेल है, जेल ही तो है, क्यों क्या हो रहा है आपके साथ? तो इसलिए संविधान देखो कितनी अच्छी चीज रखी है कि आपका समाजीकरण जो है, आपको समाज में वैसी अवस्थिति होनी चाहिए कि आप सबके साथ घुल मिल के रह सको, और उस अधिकार को सुनिश्चित करता है संविधान। देखो आपको क्या दे रहा है, समझ रहे हैं कि आप मानव और मानव का जो जीवन है, उस जीवन का सबसे आधारभूत अधिकार क्या है? समाज। इसलिए समाज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं तो काल कोठरी में बंद कराऊंगा किसी समाज इंपॉर्टेंट नहीं है तो बताओ, फिर देखते हैं कैसे जियोगे। समझ रहे हैं कि आप रोगे तो कोई आपको शांत चुप कराने वाला हो, आप हंसोगे तो कोई आपको समझाने वाला हो, चुप हो जा भाई, कितना सारा पगला गया है क्या? उसकी जरूरी है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारी भावनाएं हैं। जब ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? हम रह नहीं पाएंगे, मर जाएंगे। तो इससे समाजीकरण बहुत एकदम प्रारंभिक चीज है। अब यहां देखना संविधान क्या क्या चीज आपको सिखाएगा। उसके बाद वो बोलता है कि क्या होना चाहिए? आर्थिक रूप से भी आपको क्या करना है? आर्थिक न्याय करना है लोगों के साथ, कि उनको आर्थिक रूप का न्याय कैसा होगा? कि उनको भोजन मिल पाए, उनको पहनने के लिए कपड़े मिल पाए, रहने के लिए उनका मकान हो पाए, आर्थिक सशक्तिकरण हो। क्योंकि जब तक आपके अर्थव्यवस्था के रूप में, आपके पैसे के रूप में चीजें नहीं होंगी, आप अपना भरण पोषण खुद नहीं कर पाओगे, तो वैसा जीवन भी क्या है? नहीं जीने के बराबर है। आप रोड में तो भीख मांग मांग के जी पाओगे? अब अभी जो भीख मांगना हुआ ये एक अलग चीज है, ये वाला जो बोलते हैं, बट हाँ, ये देश में भीख मांगने को भी बहुत बड़ा माना गया, और जिसने भीख मांगा है वो भगवान बना है, ऐसा है इस देश में। पर वो एक अच्छे उद्देश्य के लिए था। गौतम बुद्ध ने जब भीख मांगने के लिए निकले लोगों से, तो वो उनका उद्देश्य अलग था, वो ज्ञान प्राप्ति कर रहे थे, ऐसे भिखमंगाई प्राप्ति नहीं कर रहे थे। ये ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं, ये केवल भीख ही के लिए आए हैं। इनको ज्ञान तो कटोरा फेंक देते हैं आपके सर में, पकड़, नहीं देना मत दे। तो वो एक अलग होता है भीख मांगना, और एक दूसरा था वो उसको तो भिक्षा, ये भिखमंगा। भिक्षा और भिखमंगा में फर्क है। अरे तो हंस रहे हो यार, गलत बता रहा हूं क्या? यही तो है, इतना आसान चीज तो है, सच्चाई बता ना। तो आर्थिक सशक्तिकरण बहुत जरूरी है हर पहलू में। आज आप भी क्यों पढ़ रहे हो भाई? क्या करना है आगे चल के? अधिकारी बन जाओ, मैं बोलूंगा चलो अधिकारी बनवा देता हूं कल, समाज सेवा करेंगे लोग, खूब अधिकारी बनना है, लोग सब बोल रहे हैं, मैं देश की सेवा करूंगा, मैं राष्ट्र की सेवा करूंगा, मैं राज्य की सेवा करूंगा, लोग ऐसे बोलते थे। इनको सैलरी नहीं देंगे, करोगे? नहीं करोगे यार, सिंपल सी बात है। क्यों करोगे? सिंपल सी बात है, क्योंकि आपको पता है कि वो तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, उतना तो हमें मिलना ही चाहिए ना भाई, जिंदगी जीने के लिए उसकी जरूरत है। समाज ऐसा बना हुआ है, पुराना समाज नहीं कि कंदमूल तोड़ के खा लेंगे,
आज का समाज, आज की जीवन, आज की दिनचर्या ऐसी है कि आपको पैसे चाहिए, तो कई लोग आएंगे बोलेंगे पैसा कमा के ही क्या कर लोगे। तो भैया हम लोग आदि मानव नहीं हैं, कंदमूल नहीं खाएंगे जंगल में खोज खोज के कि चलो आज शेर मार आए। एक तो शरीर इतना छोटा हो चुका है, शेर हमें मार देगा, उठा के पटकेगा, आ बेटा। तो नहीं, तो आज के जमाने में पैसे की जरूरत है, एक महत्व है, और वो कमाना ही पड़ेगा। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप एकदम अरबपति खरबपति बन जाओ कि एक सुबह मैं उठा और मैंने अंबानी से अपने आप को रईस माना। हाँ, पर थोड़ी ही देर बाद मेरा आंख सच में खुला। ठीक है ना, समझ आ रहा है। तो ये उदाहरण एक अलग है, लेकिन अगर बेसिक उतना तो होना चाहिए जितनी आपकी जरूरत है, क्योंकि उतने आर्थिक सशक्तिकरण के बिना भी एक मानव का केवल शोषण होगा। जैसे आजकल की बात हो रही है महिला सशक्तिकरण की, महिलाओं का शोषण क्यों होता है देश में? क्योंकि वो आर्थिक सशक्त नहीं है। सामाजिक सशक्तिकरण उनका चलो फिर भी हो जाए, बोल देंगे कि चलो यहां बैठेगी, यहां उठेगी, वो सब अलग है, क्योंकि वो आर्थिक सशक्त नहीं थी, इसलिए उनका सामाजिक सशक्तिकरण को भी रोक दिया गया। और जो महिला आर्थिक सशक्तिकरण में की ओर आ गई, जो पढ़ ली, थोड़े से नौकरी पा गई, अपने मन का चला रही है ना। वो बोलता मैं पति हूं तुम्हारा, पति है, इक्वल कमा रहे हैं, इज्जत दे। अब वो रिस्पेक्ट की बात आ गई, ठीक है ना, एक बराबर दोनों एक दूसरे को ट्रीट करेंगे तो ठीक है, नहीं तो तू उधर रहे, है ना। 2 कमरा बनवाएंगे घर में, मैं यहां सोऊंगी, तू वहां सोएगा, जिस दिन मन करेगा उस दिन मिलेंगे। उतनी आजादी, वो स्वतंत्रता वो मांग सकती है, पर जो आर्थिक सशक्त नहीं है उसको वो स्वतंत्रता नहीं है। समझ आ रहा है। इसी से क्या होता है, विवाह के बाद विवाह बलात्कार बोलते हैं इसको। पर जब आर्थिक सशक्त महिला तो वो अपने चॉइसेस को रख पाएगी, ठीक है ना। नो मतलब नो। एक दूसरा, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। देखो कितने गहरे मुद्दे हैं, और कितने गहरे मुद्दों को संविधान सुनिश्चित करके देता है। शिक्षा की बात है, ठीक है ना। माँ ने शिक्षा नहीं किया, बच्ची छोटी हुई तो बोले कि नहीं इसको भी क्या है, इसको बोझ मान लेते हैं, इसको पढ़ाई नहीं कराते, इसकी शादी करानी तो इसको पैसा खर्च नहीं करेंगे, इसके पढ़ाई में उस पैसे को जमा करेंगे, बाद में शादी में खर्चा करेंगे, तब तक इसको घर का काम सिखाओ, ठीक है। फिर घर में एक छोटा भैरव बाबा बैठा है, उसको बोल रहे हैं ये शिक्षा लेगा, गधा है एकदम। बहन पढ़ाती है रोज, उसको बहन ज्यादा ब्रिलियंट है, उसको पढ़ा रही है रोज, बिना स्कूल जाए उसको समझा दे रही है उसकी किताब की चीजें, पर वो पढ़ने नहीं गई है, और ये पढ़ने जा रहा है भैरव बाबा हमारा। समझ रहा है। तो ये भी परिस्थिति नहीं बननी चाहिए, अधिकार दोनों को सामान्य होना चाहिए, और समानता लाने के लिए ये बहुत बड़ी चीज है आज के जमाने में। आर्थिक रूप से सशक्त होना पड़ेगा, तभी आपका समाज में इज्जत होगा। अब पहला ये था कि सामाजिक प्रतिष्ठा होगी तो आर्थिक रूप में आप अच्छे हो जाओगे, आज तो हो गया उल्टा। आर्थिक रूप से सशक्त हो गए तो समाज में इज्जत होगा, और समाज में इज्जत होगा तो राजनीति में जाने का चांस होगा, ठीक है। नहीं तो नहीं होगा। सिंपल सी बात है ना कि भाई अगर आप सामाजिक प्रतिष्ठा करते हो तो आर्थिक रूप में सशक्त हो जाते थे पहले, जिसका समाज में बड़ा है तो उसको आर्थिक रूप से अपने आप होता था, और वही लोग क्या होते थे। अब आजकल पहले सबसे इंपॉर्टेंट आ गया आर्थिक, ठीक है, और फिर तीसरा क्या था आपका राजनीतिक। तो राजनीतिक सशक्तिकरण भी चाहिए कि ऐसा ना हो कि कोई आदमी आपको जबरदस्ती। संविधान ने सुनिश्चित किया है कि राजनीतिक न्याय भी होनी चाहिए। राजनीतिक न्याय मतलब यह है कि राजनीति में हर व्यक्ति को जानने का अधिकार हो, अपने राजनेताओं से प्रश्न पूछने का अधिकार हो। ऐसा कोई आदमी ना राजनेता बन जाए कि जो अपने मन का बोल रहा है और बाकी हम बस क्या कर रहे हैं, मन का सुन रहे हैं और उसके बाद कुछ कर नहीं रहे हैं, और फिर बोलते हैं मन की बात में बढ़िया बोला। भाई गलत जो हो रहा है उसके खिलाफ आवाज भी तो उठाने का हिम्मत होना चाहिए। जो अच्छा हो रहा है ठीक है, मन की बात में सुन लेंगे, पर जो गलत है उसके लिए तो भाई लोकवाणी करना पड़ेगा ना, कि नहीं करोगे। तो सिंपल सी बात है ना कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि राजनीतिक सशक्तिकरण का मतलब अर्थ ये भी है कि आपको राजनीतिक रूप में जो अधिकारी है या जो अधिकार है आप वहां तक पहुंच पाओ। दूसरी बात, आप एक आम जन के रूप में भी अगर स्थित हो तो आपकी बातें वहां तक पहुंच पाए और उसके ऊपर निष्क्रिय जो भी कार्य है वो कार्य अच्छे से हो पाए। तो तीनों रूप में अगर हम लोग सशक्तिकरण होंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से, तभी हम क्या कर पाएंगे, एक विकसित राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। और तीनों अवधारणा को सुनिश्चित करता है क्या, संविधान। तो उसने सामाजिक न्याय के लिए क्या किया, डीपीएसपी की बात करते हैं, जो सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने का कार्य करता है, ठीक है। आर्थिक न्याय के लिए बहुत जगह पे बोला गया कि जैसे कि फंडामेंटल राइट में ही दिया कि सभी को अवसर दिया जाएगा, अधिकार दिया जाएगा, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बोलते हैं, समान कार्यों के लिए समान उनको चीजें दी जाए,
ठीक है। राजनीतिक न्याय के लिए आपको क्या दिया गया, मत का अधिकार दिया गया, ठीक है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ऐसे बहुत सारी चीजों को वहां पर प्रस्तुत किया गया है। क्लियर है। तो आपका सामाजिक न्याय को कि सबका समाज में एक प्रकार समानता का अधिकार हो, उसको सुनिश्चित करने के लिए अभी पढ़ेंगे हम लोग। राइट टू इक्वालिटी एक टॉपिक आएगा, ठीक है ना, समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 के बीच होगा मौलिक अधिकारों में। तो उससे सारी चीज़ों को दिया गया है कि किसी के ऊपर भेदभाव नहीं करा जाएगा ताकि वो समाज में एक रूप से रह पाए, सभी को समान अवसर प्रदान किया जाएगा समाज के अंतर्गत ताकि वो एक जैसे सशक्तिकरण उनका अर्जित हो। तो 14 से लेकर 18 जो 14 से लेकर 18 अगर आर्टिकल देखेंगे संविधान का मौलिक अधिकारों को, तो सामाजिक न्याय को ही सुनिश्चित कर रहा होगा, ठीक है ना। आर्थिक न्याय के लिए भी क्या है, एक कॉन्सेप्ट आता है आपका अनुपातिक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। जो सामाजिक और आर्थिक न्याय जब दोनों ही सुनिश्चित हो जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अनुपातिक न्याय लिखा है ना, तो अनुपातिक न्याय बराबर ऐसे लिख लो वहां पर, अनुपातिक न्याय इक्वल टू सामाजिक न्याय प्लस आर्थिक न्याय। तो ये तो सब था न्याय। न्याय के बाद करते हैं अन्याय। अन्याय नहीं करते, मतलब दूसरा क्या दिया है, स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता। अच्छा, स्वतंत्रता में क्या क्या शब्द मेंशन किया गया है, पहले देखो, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, अभिव्यक्ति, पहले विचार है क्या, अभिव्यक्ति, वही तो बोल रहा हूं, विचार सबसे पहले तो विचार होगा ना, थॉट, फिर अभिव्यक्ति, ठीक है ना, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, आस्था है, उसके बाद धर्म, हिंदी में आसान हो जाता है ये। और कुछ बचा है, फेथ और बिलीफ नहीं लिखा है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, यहाँ बिलीफ होता है, बिलीफ को धर्म लिख दिया है, तो धर्म कहां से आ गया, और उपासना, चलो ठीक है, इंग्लिश में उसको लिखता है लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, फेथ, एक्सप्रेशन एंड रिलीजन, ऐसा होता है, ठीक है। खैर कोई नहीं, चलो जो भी अभी जो वर्ड लिखा है उसको समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है विचार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कैसे, थॉट की स्वतंत्रता का अर्थ क्या होगा, विचार की स्वतंत्रता किस किस को है यहाँ पर, हम सभी को है। कैसे है, जो हम चाहें वो सोच सकते हैं, सोचने से कोई रोक रहा है क्या, है, रोका जाता है सोचने से भी, आप समझो। अभी आपके थॉट की स्वतंत्रता है कि आप जो चाहे सोच सकते हैं, पर कई जगह पे इसको भी रोका जाएगा। कैसे रोक दिया जाएगा, आप पढ़ रहे हो, सपोज करो बचपन में शिक्षा अर्जित करने गए, ऐसा आपको शिक्षा दिया जाएगा कि आपको वो विचार जो चीज जाननी चाहिए थी वो चीज कभी वहां पर पहुंचाया ही नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं अगर सपोज करो आप आते हैं यहाँ पे अधिकारी बनने के लिए और हम लोग आपको ये पढ़ाते कि ऐसे बंदूक मिलेगा, ऐसे हथियार होगा, वहाँ लोगों को आपको हत्या करना है, न्याय करने से ज़्यादा हम आपको सिखाते हत्या करना है। तो जब आपके हाथ में सच में बंदूक आता तो आप हत्या करने जाते, न्याय करने जाते क्या, और उस हत्या को आप क्या समझते कि न्याय है। तो विचार क्या आते हैं आपके अंदर, तो विचार की स्वतंत्रता हमने क्या किया, खत्म कर दिया आपकी। अब जो धर्म को मानना चाहें, जैसा मानना चाहें, जिस चीज को मानना चाहें, वैसा आपका विचार हो, वैसी आपकी स्वतंत्रता हो। मतलब आपको उस रूप में शिक्षित किया जाए या उस रूप में देश में आपको अवस्थिति दी जाए जहां से आपको संपूर्ण ज्ञान की ओर आपको अग्रसर कर पाए, और वहीं से क्या होगी, आपकी एक विचार की स्वतंत्रता प्रदान होगी। नहीं तो लिबर्टी नहीं होगी, थॉट की लिबर्टी नहीं होगी, समझ आ रहा है। तो लिबर्टी ऑफ थॉट तभी होगा जब उसके अनुसार कानून का निर्माण होगा। अगर कानून नहीं होगा तो हमारे विचार कहीं तक भी चले जाएंगे, असीमित विचार होंगे, और उस असीमित विचारों में से कुछ ऐसे विचार भी होंगे जो दुर्विचार होंगे। पर हमें सुविचार रखना, और सुविचार के लिए हमें उसको सीमित विचार के रूप में रखना होगा। और सीमित विचार कब होगा, जब उसके लिए उपबंध या कानून लिखे होंगे। समझ आ रहा है। तो विचार की स्वतंत्रता मतलब यह है कि एक कानून के द्वारा विचार को क्या किया जाएगा, विचार की स्वतंत्रता को स्थापित की जाएगी कि अगर आप किसी धर्म पे आस्था रखते हो या आपका विचार है कि धार्मिक विचार है, तो उस विचार को आप अपने अंदर रख सकते हैं। अधार्मिक विचार है, रखो, लेकिन उसको आप प्रस्तुत नहीं कर सकते।
और शायद हमारे कानून नहीं बोलेगा कि ऐसे विचार को रखना ही नहीं है। समझ आ रहा है? तो लिबर्टी दी तो गई है, स्वतंत्रता हमें दी गई है, पर क्या पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है? नहीं। इसको क्वालिफाइड राइट बोलते हैं, एब्सोल्यूट नहीं बोलते। एब्सोल्यूट मतलब होता है पूर्ण स्वतंत्रता, और क्वालिफाइड मतलब होता है कि उसमें से कुछ को सीमित स्वतंत्रता है। तो हमारी स्वतंत्रता क्या है? पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है, पर हम स्वतंत्र हैं। और स्वतंत्र कैसे हैं? कानून के आंतरिक बंधे हुए। अपूर्ण भी नहीं बोलोगे, सीमित बोल सकते हो, जिसकी कुछ सीमाएं रखी गई हैं कानून के द्वारा। ठीक है? तो वो होता है विचार की स्वतंत्रता। एक होता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एक्सप्रेस। जो आप विचार रखते हैं उस विचार को आप कहीं भी बोल सकते हैं, आपको बोलने का अधिकार है। बोलकर आप प्रस्तुत कर सकते हैं, लिखकर आप प्रस्तुत कर सकते हैं, कागज में उसको दिखा के प्रस्तुत कर सकते हैं, अनेक रूपों से उस विचारों को आप प्रस्तुत कर सकते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद जो 19 है वो इन सभी चीजों से डील करता है लगभग। ठीक है? उसके बाद देखोगे आपको धर्म की स्वतंत्रता, वो तो 25 में दिया ही गया है। ठीक है ना, कि आप किसी भी धर्म को स्वतंत्र रूप से अपना सकते हैं, आप किसी भी धर्म को स्वतंत्र रूप से मना कर सकते हैं। आपको कोई भी ये नहीं कर सकता कि आप मेरे धर्म में आइए और मेरे धर्म में जाइए, वह आपकी इच्छा के अनुसार होगा। जैसे धर्मांतरण भी होता है, तो स्वैच्छिक धर्मांतरण है तो बिल्कुल सही है, पर स्वैच्छिक नहीं है, प्रलोभन से है तो वो गलत है। ठीक है? तो जो भी होगा वो क्या होगा? इच्छा के अनुसार आप इस चीजों को कर सकते हैं। फिर आता है विश्वास। ठीक है ना? तो यहाँ पर दो चीजें होती है, जैसे उपासना वर्ड लिख दे तो ठीक है, विश्वास या आस्था बोल सकते हैं। विश्वास हम किस पे करते हैं और उपासना किसकी करते हैं? दोनों अलग अलग चीजें होती है। कि जिसके ऊपर विश्वास करते हैं उसी की उपासना करते हैं। उपासना एक ऐसी शक्ति की हुए करते हैं जो सर्वशक्तिमान ही आप बोल सकते हैं, वो जो क्या है शुरू से अंत तक क्या है? सत्य है, एक सत्य शक्ति है। ठीक है ना? जो क्या है आपका परलौकिक शक्ति है, जो सर्वशक्तिमान है, उसकी हम उपासना करते हैं। और विश्वास किसकी करते हैं? जो इस लोक पे स्थित है। मैं किसी व्यक्ति पे विश्वास कर सकता हूं। प्रेम उपासना पे नहीं टिका होता, प्रेम विश्वास पे टिका होता है। कई लोग बोलते हैं उपासना कर रहे हैं, वो इसी लोग निपटते हैं। रिश्ता बनाते तो क्या बोलते हैं? अब क्या बोलते हो उनको? भाई मेरा विश्वास है, तोड़ना मत। बोलते हो क्या कि मेरी उपासना है, तोड़ना मत? नहीं बोल सकते। पर भगवान के लिए बोलते क्या? भगवान मेरा तेरे पे विश्वास है, बोल देते हैं लोग। भगवान पे विश्वास नहीं करना, उसकी उपासना करनी है खाली। कॉन्सेप्ट ही गलत है आपके जीवन का। भगवान बड़े विश्वास से मांग रहा हूं, दे देना। भगवान जो दिया शुक्रिया, बस वो उपासना है उसकी, कि वो जो भी है उसके कारण है, और जैसा है वो सब कुछ है। मैं उसकी उपासना करता हूं, उसके ऊपर मेरा अटूट विश्वास है, वो कभी नहीं टूटेगा। अटूट जो है वो है उपासना, जो टूट जाए वो है विश्वास। याद रखना, विश्वास टूट जाया करते हैं, कितने भी गहरा रिश्ता बना लो, कुछ बना लो। ये तो प्रैक्टिकल जीना है जीवन में, प्रैक्टिकल रखना है यहां दिमाग में। ठीक है ना? कि बहुत प्यार है, कोई चाहिए, पर हो सकता है उसको एक और कोई चाहिए। ये सत्यता है इस जीवन की, यही सत्यता है। मैं तो सीधा बोलता हूं, ये प्रैक्टिकल है, यही प्रैक्टिकल लाइफ है। पर जो परलौकिक है, जो दैवी शक्ति, जो हमेशा जिसको आप आस्था रखते हो, बस छोड़ के गई तो क्या हुई? ऐसे बस आंख बंद करो, भगवान अच्छा हुआ, दूसरी आएगी, वो देगा ना। उसे मांगना ही नहीं है, उसे मांगना ही नहीं है, वो देगा। हमारा उसके ऊपर उपासना है कि ये जो हुआ ये गलत नहीं हुआ, ये तो होना ही था तो हो गया। ठीक है ना? सिंपल सी बात है ना। मोहब्बत उस, जैसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं कि मोहब्बत उस सड़क के उस मोड़ तक ही जानी चाहिए जहां से दूसरी मोड़ शुरुआत ना हो जाए। कभी कभी कुछ रिश्ते उस मोड़ पे छोड़ देने ही अच्छे होते हैं, ताकि एक नई सफर की शुरुआत हो सके। बस तो जीवन इतना ही है, खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, मोड़ आ गया फिर भी नहीं ना। लौ भभकने से पहले ऐसा होता है दीपक, ऐसी हर रिश्ते में होता है, पता चलता है ऐसे से हो रहा है, छोड़ दो, पानी डाल दो उस समय, घी मत डालो और जलाएंगे, और जलाएंगे, काला हो जाएगा पूरा, राख बना देगा। पानी डालो, खत्म करो, आगे बढ़ो, दिया बदल दो। क्या भाई, जलो तो अच्छे से जलो, ऐसे से डगमगा क्या जल रहे हो? खुद भी परेशान हो, अगला भी परेशान है, छोड़ दो, दोनों खुश रहोगे। छोड़ने के बाद देख दो, भगवान पर चले जाना तू रात को मंदिर में, मैं भी जाता हूँ आजकल, बस बात खत्म, सब ठीक हो जाता है। लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं क्योंकि वो विश्वास को उपासना बना के रखे हैं।
सिंपल सी बात है ना, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है लोगों का। ये तो संविधान समझा रहा है संविधान पूरे जीवन की पहलू है। अभी तो आप संविधान शुरू हुआ है, सही बता रहा हूँ। अभी तो देखो क्या क्या कुछ नहीं है। तो एक होता है आपका विश्वास। विश्वास किस पे होता है? जो लौकिक है। वो हंस रही है, पेट दर्द हो गया उसका। अरे सच बता रहा हूँ वो अपना वाला याद कर रही है लग रहा है। ऐसा कुछ है क्या सुमित्रा? पिछला दिया कौन था? अरे यार क्या हो गया? इसका तो दिया ही बंद हो गया लग रहा है मेरे को। फिर उसका क्या है आपका? उपासना। तो ये सब चीजों की स्वतंत्रता कौन सुनिश्चित कर रहा है? संविधान सुनिश्चित कर रहा है। क्योंकि स्वतंत्रता तभी सुनिश्चित होगी, और ये सब चीज क्या है? एक सीमाओं पे है, और वो सीमा क्या है? कानून। तो जब कानून होगी तो स्वतंत्रता होगी, और जब कानून नहीं होगी तो स्वतंत्रता हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो कानून के अधीन ही स्वतंत्रता होती है। बिना कानून के स्वतंत्रता का क्या हो जाता है? हार्श हो जाता है। ठीक है, अगर कोई कानून ही ना बनाया जाए, सपोज करो अभी कानून नहीं होता, हिंदू कानून है जैसे कि विवाह के कानून है, तो क्या है कि एक विवाह करना है, दूसरा विवाह नहीं कर सकते एक के रहते हुए, तलाक देना पड़ता है। ये कानून हटा दो। ये कितना खुश हो रहा है, मेरी 3 गर्लफ्रेंड है सर समस्या ही खत्म कर दिया मेरा। ये कितना खुश था, सच बता रहा हूं, उसके चेहरे में दिख रहा था। आई मार खाएगा। आइसक्रीम खाता है वो लोग साथ बैठ के, ठीक है, लेकिन सबके साथ वो नहीं करना है। 3-3 4-4 ले लेके घूम रहा है, पिटाई करूंगा। हाँ तो होना चाहिए कि नहीं एक विवाह वाला? ठीक है देखिए दिल से नहीं आया है अंदर से होता, अंदर से इसका भरा पड़ा है कि सर ये तो गलत बता रहे हो, ये वाला मेरे फेवर में आ रहा है। ठीक है ना? तो अल्टीमेटली क्या इसीलिए कानून बनाया जाता है कि किसी चीज को क्या किया जा सके, जहां तक उसकी सीमाएं हो सकती है वहां तक उसको सीमित रखा जाए। समता, चलो किस किस तरह की समता बात कर रहे हैं? हाँ, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। हाँ, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। स्टेटस, स्टेटस क्या बोलते हैं? क्या बोल? प्रतिष्ठा। और एक होता है आपका अपॉर्चुनिटी, अवसर। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि 2 चीजों की समता होनी चाहिए। किस किस की समता होनी चाहिए? एक तो आपके पास सभी को एक समान प्रतिष्ठा अर्जित करने का अधिकार होना चाहिए, और सभी को समान अवसर प्रदान करना किसका होगा? संविधान यह प्रयास करेगा। तो सभी को एक समान प्रतिष्ठा प्रदान करना है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? किसी भी तरीके का क्या है, जातिवाद जैसे था, या क्या था आपका क्लास डिवीजन होता है, या कास्ट डिवीजन होता है, ये सारे चीजों को खत्म किया जाएगा। ठीक है, कि कोई भी किसी से ऊपर नहीं है, कोई किसी से नीचे नहीं है। ठीक है ना? ना तो कोई किसी के ऊपर है, ना तो कोई किसी के नीचे है। और समानता कब स्थापित होती है? जब किस चीज को हटा दिया जाए? जब किसी को भी विशेष अधिकार ना दे। समानता तभी स्थापित होगी जब विशेष अधिकार का अभाव होगा। अगर किसी भी तरीके का विशेष अधिकार होगा तो समानता स्थापित नहीं हो सकती। ठीक है, तो पहली बात क्या है कि विशेष अधिकारों का अभाव। अब जैसे कि यहाँ पर क्या स्टेटस जैसा था, अगर विशेष अधिकार दिए कि नहीं ब्राह्मण जो है वो ये करेगा, क्षत्रिय जो है वो करेगा, तो कहीं ना कहीं क्या है, कभी समानता स्थापित नहीं होगी। दूसरी बात, अगर किसी व्यक्ति को हम बोलेंगे कि ये राजा है और ये प्रजा है, ये राय बहादुर है, ये वो है, ये फलाना है, ये ढिमका है, तो उससे क्या होगा? उसकी प्रतिष्ठा बढ़ा दी, और अल्टीमेटली वो क्या करेगा? शोषण करेगा। तो ऐसे जितने भी उपाधि थे, पदवी थे, सभी चीजों को छुड़वाया गया, और सभी व्यक्तियों को समान एक रूप में अवस्थित किया गया, भारत के नागरिक के रूप में। हाँ, भले कि कुछ पद हैं, अब कोई कलेक्टर कहला रहा है तो इसलिए नहीं कि कोई उसको स्टेटस नहीं है, कलेक्टर है, कलेक्टरी स्टेटस नहीं है, उसके द्वारा अपनी काबिलियत पे अर्जित किया हुआ एक पद है, वो कोई भी बन सकता है। भारत का प्रधानमंत्री कोई स्टेटस नहीं है, कोई भी बन सकता है। आज है कल अविश्वास पारित करवा देते हैं, खत्म, ओके टाटा बाय बाय। ठीक है, राहुल गांधी कितना खुश हो रहा होगा। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो बन तो पाएगा नहीं। ठीक है, तो क्या हो रहा है? तो ये होता है कि आपका प्रतिष्ठा। दूसरी बात क्या होता है कि अवसर, सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करना पड़ेगा अगर समानता करना है तो। ठीक है ना? असामान्य व्यक्तियों को समान अवसर देने से असामान्य क्या आएगा? निर्णय आएगा या नतीजा आएगा। समान व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने से सामान्य निर्णय आएगा। ये बड़ा अच्छा लाइन है। क्या लाइन था? असामान्य व्यक्ति को समान निर्णय देने से नतीजे सामान्य नहीं आएंगे, सामान्य व्यक्ति को समान अवसर देने से सामान्य नतीजे आएंगे। सिंपल सी बात यह है। जैसे एकदम बेसिक एग्जांपल बताता हूं, मैं अक्सर बताता हूं, ये वाला एग्जांपल बढ़िया है। जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूं आपका सुकमा, अभी एक बच्चा सुकमा में तैयारी कर रहा हो,
सुकमा में बैठकर कहीं पर तैयारी कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आप हो एक बच्चे जो कि बिलासपुर में आकर तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप बिलासपुर पढ़ रहे हो। सुकमा में जो बच्चा है वो वहां पर कोई कोचिंग नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, अभाव है, सोर्सेस का अभाव, कुछ भी नहीं, वो घर में खुद तैयारी कर रहे हैं। आप बिलासपुर में आकर सब संसाधन के साथ तैयारी कर रहे हो, अब फिर तो कहाँ बैठे हो, बेस्ट कोचिंग में, समझ रहे हो, बिलासपुर आईएएस अकेडमी। अरे अरे मतलब बोल रहा हूँ, बस यही उदाहरण है मेरा, ठीक है। तो इसमें से सिलेक्शन की रेशियो किसकी ज्यादा है, ऐसी बता दो, सिंपल सा। अभी तो फिलहाल यही है, अब वो ब्रिलियंट होगा तो बात अलग है, लेकिन सिलेक्शन रेशियो तो ज्यादा यही है ना। तो क्या मैं इन दोनों के बीच अगर कंपटीशन कराऊं तो एक समान कंपटीशन होगा, तो उसको समान कैसे मान ले। अच्छा, अब मैं ये बोलता हूं कि इसके लिए 10% सीट रिजर्व है, इतना नंबर लेकिन उसको लाना होगा 33 नंबर से ऊपर, और इनको बचे हुए 90% सीट पूरा मिलेंगे, पर इनका 50 नंबर से इनको ऊपर लाना होगा। थोड़ी समानता लाया मैंने दोनों के बीच, तो दोनों को सामान्य अवसर दिया गया, इसलिए नतीजे सामान्य आएंगे। असामान्य अवसर में नतीजे असामान्य आ जाते हैं। तो रिजर्वेशन इस स्थिति पे दिया जाता है कि भाई किसी के पास वो संसाधन है ही नहीं, इस स्थिति पे लाया गया था, अब वो परिवर्तन होते गया। तो अब तो ये होता है कि जो ST SC इसमें जो थे बच्चे, कॉलेज में जाके जब उन लोगों को पैसा मिलता था तो फिर लोग इंतजार करते थे कि कब हमारे कॉलेज का 26,000 रुपया आएगा। जिस दिन आता था फिर उस दिन पार्टी करते थे। तो हम बोलते थे यार ये लोग पैसा मिल रहा है, लेकिन उस पैसे की पार्टी में हम भी जाते थे, इज्जत है भाई लोग का। हाँ, वो तो क्या हुआ, उनके पिताजी बड़े अधिकारी थे, बड़ा पैसा था उनके पास, पर वो ST SC थे, तो उनको 26,000 रुपये मिलता था और पार्टी देता था वो आदमी। 26,000 की पार्टी कराता था, 15,000 का हम भी खाते थे, तो हमको पूरा इज्जत था सरकार के उस पैसे का, पार्टी तो मिलता था उससे, उसको जरूरत नहीं थी। पर तो वहां पर जो चीजें हो रही है वो गलत है। पर ऐसे लोग हैं आज भी जिनको इसकी जरूरत है। अब इसका आधार तो कुछ और ही बना देंगे, पूरा पैसे के आधार पर कर दो ज्यादा है तो। पर संविधान ने सामाजिक और शैक्षणिक आधार बनाया था उस टाइम पे, लेकिन अभी तो मेरे को लगता है कि आर्थिक आधार बना देना चाहिए, सबसे ज्यादा अच्छा है कि भाई ऐसे जितने भी परिवार हैं जिसको 2 लाख से सालाना इनकम कम है उनको ये फ्री में कर दो और बाकी सबसे पैसे लो, चाहे वो किसी का भी हो, ST हो, SC हो, BC हो, रिजर्वेशन उसके नाम पे कर दो। पर ऐसा होगा नहीं, ट्रेन जला देंगे, पटरी उखाड़ देंगे, देश में यही समस्या है। पर एक्चुअल में होना वैसे चाहिए। तो क्या हुआ आप कि किसी कम्युनिटी को और आपके पिताजी अगर 20 लाख कमा रहे हैं तो यार आपको पूरा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, और सबसे मजेदार बात यह होती है कि उसके बाद भी नहीं निकाल रहे हैं, तो ये बड़ा समस्या है। मैं देखता हूँ यहाँ बच्चे आते हैं, कैटेगरी वाले आते हैं, नॉन कैटेगरी वाले आते हैं, और यहाँ पर किस तरीके से चीज़ों को उड़ाते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि समानता और समता जब ये चीज़ें जब नहीं होती, जिसके पास इस चीज़ का भाव होता है ना, वो उसकी इज्जत करता है, और जिसको इस चीज़ को प्रदय कर दिया जाता है उसकी इज्जत ही नहीं करता है। पर संविधान ने बोला कि नहीं, समता होगा और किसी को भी विशेष अधिकार पहले तो देंगे नहीं, पर असमान परिस्थिति में भी हम समानता नहीं खोजेंगे, समानता केवल हम सामान्य परिस्थिति में ही खोजेंगे। और अगर असामान्य परिस्थिति में समानता स्थापित करना है तो जो असामान्य है उसको सामान्य स्थिति पे लाना होगा। ये तो पागल हो गया है सर, क्या असामान्य समान चल रहा है, नहीं आ रहा समझ? हाँ, यह उदाहरण समझ आया ना? हाँ, इसको ध्यान रखना, ये उदाहरण आपको ऐसे जितने भी डिफिकल्ट लाइन है उससे बचा लेगा, समझ आ रहा है? और कब होगा समता का स्थापना? तभी होगा जब हम लोग विशेष अधिकार को हटा देंगे। तो संविधान में अवसर को यानी कि अपॉर्चुनिटी 2 जगह में दिया जा रहा है, शैक्षणिक अवसर और नौकरी में अधिकार। तो 16वां संविधान संशोधन क्या बोलता है कि शैक्षणिक या इसमें अवसर देने का वो बात करता है, वहीं पर रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, स्टेटस के लिए ये बोला गया कि कोई ऊपर नहीं है कोई नीचे नहीं। तो 18वां संविधान संशोधन जो है अनुच्छेद है वो बोलता है किसी भी तरीके की उपाधि और पदवी नहीं होगी किसी के आगे पीछे, जो आदमी सबका नॉर्मल नाम होगा। हाँ, कोई मेरिट के बेसिस पे है तो बात अलग है, पर अगर ऐसे कोई भी उसको पारंपरिक या पुराने जमाने का कोई विशेष अधिकार नहीं प्रदान किया जाएगा। केवल विशेष अधिकार कुछ विशेष व्यक्तियों को प्रदाय है, जैसे कि राष्ट्रपति को दिया जाएगा, जैसे कि गवर्नर को है, क्योंकि वो ऐसे पद में है कि उस पद में उनको वो अधिकार दिया जाएगा, तभी वो क्या करेंगे, बाकी सब में समानता स्थापित कर पाएंगे। अगर उनको नहीं दिया जाएगा तो स्थापित नहीं कर पाएंगे। पढ़ेंगे उसको आगे भी अनुच्छेद 14 में, यहाँ जो भी पढ़ रहे हैं सब आगे अनुच्छेद में आने वाला है। ये अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18 ये सब पढ़ेंगे तो सब चीज समझ आएगा। ठीक है, क्लियर है?
तो समता कैसे सुनिश्चित करें? 14 से 18 उपबंध पूरे हैं उसी के लिए। इसके बाद क्या क्या है, राजनीति के लिए 2 दिए गए हैं। एक तो है कि सभी को मत देने का अधिकार, और दूसरा क्या है कि किसी को मत में जो वो बनेगा, मतदान सूची बनेगी, उस सूची से हटाया नहीं जा सकता इसी आधार पे कि वो इस धर्म से है। वो कहाँ दिया गया? 325 में। तो 325, 326 और 14 से 18 ये पूरा का पूरा क्या है, समता को सुनिश्चित करता है भारत के अंदर। ठीक है, अगला क्या है? बंधुत्व। बंधुत्व की अवधारणा क्या होती है? देखो, बंधुत्व होता है पूरा भाईचारा, है ना, फ्रेटर्निटीज को बोलते हैं बंधुत्व। तो भारत में बंधुत्व की अवधारणा को कैसे सुनिश्चित की जा रही है? देखो, पहली बात तो क्या है, एक प्रावधान किया गया जिसको बोलते हैं एकल नागरिकता। एकल नागरिकता बंधुत्व का सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम सब भारतीय हैं और हम सब का कोई दूसरा क्या नहीं है। अगर बात करें तो हम सब की कोई और दूसरी नागरिकता नहीं है, तो हम सब कहलाएंगे क्या? संविधान हम सबको एक तरह का क्या देता है? आइडेंटिटी देता है। और आइडेंटिटी क्या देता है? भारत के नागरिक होने का आइडेंटिटी देता है, बस। वैसे तो आइडेंटिटी वहां से नहीं मिलती, हमको कहीं और से मिलती है नागरिकता, बट फिर भी हम सब क्या कहलाते हैं कि एकल नागरिकता है। ये अपने आप में ही ये बता रहा है कि हम, हमारे अंदर संविधान ने क्या किया है? बंधुत्व की अवधारणा रखी है। किसकी? यूनिटी की अवधारणा रखी गई है या भाईचारे की रखी गई है। मौलिक कर्तव्य। देखो, मौलिक कर्तव्य क्या है कि भारत के आप कोई भी नागरिक हो, सबके लिए क्या है? एक ही मौलिक कर्तव्य सामान्य है। ऐसा तो नहीं है कि आप हिंदू तो शुरू के 3 वाला मौलिक कर्तव्य आप करना, झंडे का सम्मान आप करना, और बचा हुआ नीचे वाला केवल हिंदू लोग करेंगे, बीच वाला क्रिश्चियन लोग करेंगे, ऐसा नहीं। सभी मौलिक अधिकार सबके लिए क्या है? सामान्य रखे गए हैं, किसी के लिए अलग अलग मौलिक अधिकार नहीं। अब इसके बाद ये तो हो गया कि कौन कौन से शब्द है, सारे शब्द समझ आ गए? एकता, संप्रभुता, ये सब समझ तो आता है ना शब्द, बस एक बार रीड ही करना है इसको, ऐसे भी रीड कर लिया हम लोग। अब इसके बाद ये उठा संविधान निर्माण सभा के अंदर, निर्माण सभा तो नहीं, बाद में, कि ये बात उठी कि क्या यहाँ 2 प्रश्न उठते हैं ना इससे संबंधित। किससे संबंधित? प्रस्तावना से। तो पहला तो ये पूछा कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? एक तो ये बात उठती है कि क्या वो संविधान का अंग है या नहीं है, एक ये शब्द उठी थी। दूसरा ये शब्द उठाया गया, क्या इसको संशोधन किया जा सकता है? बात ये उठी कि भाई हमारे भारत में हम ये सब चीजों को और डालना चाहते हैं संविधान संशोधन करके। जब 42वें संविधान संशोधन की गई थी तो जब 42वां संविधान संशोधन में शब्दों को जोड़ा गया तो यही शब्द उठ रहे थे कि क्या इसको हम संशोधित कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर ऐसा संशोधन किया गया है तो क्या वो मान्य है या वो अमान्य है, अगर ऐसा किया जाए तो। ठीक है, तो पहले बोला गया कि अलग अलग इसके लिए क्या हुए? वाद हुए सुप्रीम कोर्ट के, अलग अलग बहुत सारे वाद हुए। ठीक है ना, सारे वादों को नहीं देखना है, बस आप एक बार रीड जरूर करोगे, वहां पर दिया होगा कि क्या इसका अंग है, या ऐसा लिखा होगा कि प्रस्तावना का संविधान के अंग के रूप में उल्लेखन है। ऐसा क्या लिखा है हेडिंग? हाँ, संविधान के भाग के रूप में प्रस्तावना। तो वहां पर अलग अलग वाद बताए होंगे कि इस वाद में ये बोला गया, शंकरी प्रसाद हो गए, ये सब जो अलग अलग जो वाद है उसमें क्या बोला गया। पर अंतिम एक निर्णय लिया गया कहां पर? केशवानंद भारतीवाद। सबसे अंत में क्या हुआ था? एक केशवानंद भारतीवाद होता। केशवानंद भारतीवाद इससे संबंधित नहीं था, वो भूमि के संबंधित था, लेकिन जब उसका निर्णय लिया गया तो बहुत सारी चीजों को स्थापित कर दिया गया। वो भारत में आज तक के हुआ सबसे बड़ा क्या है? संवैधानिक पीठ का वाद है, जिसमें टोटल कितने जज थे? 10, 11, 12, 13 बताओ, कल बताना खोज के, चलो ये भी बता देता हूँ। ठीक है ना, 10 से तो ज्यादा थी, बता देता हूँ, 11, 12, 13 बताओ कौन से। ठीक है, तो वो सबसे बड़ा आज तक का बनाया गया सबसे बड़ा संवैधानिक पीठ था। उसके बाद 9 जजों का बैठा था। ठीक है ना, इंदिरा गांधी केस में, इंदिरा साहनी केस में, तो वो 9 जजों का कहता है, और उससे बड़ा है आपका 10 जजों का। ठीक है, 10 का नहीं, मतलब 10 से अधिक है। तो क्या हुआ? केशवानंद भारती का एक निर्णय आया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने वाद में कुछ चीज कहा। पहला चीज वो क्या कहा कि जो प्रस्तावना है वो भारत के संविधान का अंग है, और इसीलिए प्रस्तावना को हम क्या कर सकते हैं? संशोधित कर सकते हैं। और जब ये बोला गया तो इसी के आधार पे 42वें संविधान संशोधन से प्रस्तावना को संशोधित किया गया, और केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, और उसको संशोधित करके 3 शब्दों को यहां पर जोड़ा गया था। ये तो पढ़े थे हम लोग पहले। तो एक ही बार संशोधन हुआ, 3 शब्दों को जोड़ा गया, और इसलिए जोड़ा गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हाँ, ये प्रस्तावना भारत के संविधान का अंग है, और दूसरा चीज बोला कि इसको संशोधन किया जा सकता है, और इसीलिए हमने 42वें संविधान से इसको संशोधित करके 3 शब्दों को यहाँ पर जोड़ा। ठीक है, तो एक तो उसने बाद में ये चीज बोला कि हाँ, ये दोनों चीज हो सकता है। दूसरा यहाँ पर एक चीज और भी बोल रहा था वो, उनका ये कहना था कि प्रस्तावना संविधान में वाद योग्य नहीं होंगे। कहां पर? न्यायालय में वाद योग्य नहीं होंगे, कि प्रस्तावना के कोई उपबंध का हनन हो रहा है तो इसके लिए लोग कहां नहीं जा सकते? सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये क्या नहीं होगा? पहली बात, न्यायालय में वाद योग्य नहीं होगा, यहीं पर बोला। दूसरा चीज ये बोला कि प्रस्तावना जो है वो किसी भी अधिकारी पे, जो अधिकारीगण है या जो पुलिस है, जो भी है, उन पे किसी भी तरीके का प्रतिबंध नहीं लगाता है।
ना ही वो उनको किसी तरीके का शक्ति प्रदाय करता है, वो अलग कानूनों से होगा। सब प्रस्तावना के माध्यम से ये नहीं बोल सकते कि प्रस्तावना ने आपको ये करने से मना किया है या करने को कहा है। तो प्रस्तावना किसी भी को क्या नहीं कर रहा होगा, शक्ति प्रदाय नहीं कर रहा होगा और किसी को रोक भी नहीं रहा होगा, पहला। दूसरा क्या बोल रहा है कि जो प्रस्तावना है वो क्या कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय में वाद योग नहीं है। और एक और चीज ये बोला जाता है कि प्रस्तावना को जो क्या है न्यायालय वो इस्तेमाल कर सकती है जब भी क्या होगा, संविधान का क्या करना होगा, इंटरप्रिटेशन करना होगा, उसकी अर्थ को संपूर्ण करना होगा, विस्तृत अर्थ जानना होगा, तो प्रस्तावना का मदद लिया जा सकता है। चलो, तो ये खत्म हुआ आपका भारत के संविधान का प्रस्तावना। ओके, चलो फिर मिलेंगे अगले क्लास में। हड़बड़ाना नहीं है, आराम से पढ़ना है, चीजों को सीखना है, ठीक है। अभी तक जितना पढ़ा उतने को जितने बार पढ़ोगे, जितने अच्छे से पढ़ोगे, उतना आपको फायदा मिलेगा। उसके बाद के टॉपिक तो हमको पढ़ने ही है, लेकिन यहां तक जितना पढ़ा है उसको एकदम अच्छे से कवर करो, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अगले क्लास में।